हिंदी वर्जन इन ऑडियो क्लिप businessbook.com। आज हम आपके सामने 0 to 1 के दूसरे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने 0 to 1 का पहला अध्याय नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, उसके बाद ही इसके दूसरे अध्याय को देखें। अब हम इसके दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। साल 1999 की तरह उत्सव मनाएं, वह कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सहमत हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है। शुरुआत से शुरू करना आसान हो सकता है। क्या सभी इस पर सहमत हैं? व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों, राष्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है। नित्शे ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक भ्रमपूर्ण लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं। एक प्रारंभिक सत्य पर विचार करें, कंपनियां पैसे कमाने के लिए बनी हैं, ना कि खोने के लिए। 1990 के उत्तरार्ध में कई लोगों के लिए यह इतना स्पष्ट नहीं था, जब तक कि किसी का भी उज्जवल भविष्य के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया। नई अर्थव्यवस्था के पारंपरिक ज्ञान का आधिकारिक स्वीकार मत है कि छोटे छोटे लाभ पैदल सैनिकों की तरह लाभदायक होते हैं। परंपरागत मान्यताएं हैं कि केवल हमें नुकसान के समय ही बीती बातों की जांच करने की याद आती है। जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो बस यह एक बुलबुले की भांति होता है, लेकिन जब ये बुलबुले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 1929 के बाद 90 के दशक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुलबुला था। इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विश्वासों को तहस नहस कर दिया था। स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। 90 के दशक का संक्षिप्त इतिहास। 1990 के दशक की एक अच्छी छवि है। हम इसे एक समृद्ध आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ समाप्त हुआ, लेकिन कई वर्षों तक यह हमारे अवसाद का कारण बना रहा। 18 महीने के .com सदमे के कारण हम एक दशक तक वैश्विक संदर्भ से दूर ही रहे थे। नवंबर 79 में बर्लिन की दीवार हटने के साथ 90 के दशक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई। 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी का दौर था। तकनीकी रूप से मंदी मार्च 1919 में समाप्त हुई, लेकिन इसकी गति धीमी थी और जुलाई 1929 तक बेरोजगारी बढ़ती रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हुआ। 1992 से 1994 के अंत तक बहुत ही उदासीनता का समय था। इन दिनों केवल टीवी पर मात्र मोगादिशु, सोमालिया में मृत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते थे। वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मक के बारे में चिंता और ज्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मैक्सिको की तरफ तेज हो गया। इस निराशावादी माहौल ने तत्कालीन राष्ट्रपति बसु को कार्यकाल से बाहर कर दिया और रास पेरोट की 1992 में लगभग 20% वोटों से लोकप्रिय जीत हुई। साल 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के बाद यह तृतीय पद के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही, लेकिन वो निर्वाण जैसे बैंड, तेज संगीत और हेरोइन आदि की और सांस्कृतिक आकर्षण से भी आशा या आत्मविश्वास प्रतिबिंबित नहीं होता था। सिलिकॉन वैली भी सुस्त महसूस कर रही थी। जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा था। यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर न होने की वजह से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था, लेकिन इसका वाणिज्यिक उपयोग 1992 के अंत तक प्रतिबंधित था। जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा तब वहां पर कंप्यूटर साइंस की बजाय इकोनॉमिक्स विषय सबसे लोकप्रिय था। विश्वविद्यालय परिसर में ज्यादातर लोग तकनीकी क्षेत्र को मुक्तापूर्ण और उसके बारे में सोचने वाले लोगों को गंवार कहते थे। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। मोज़ेक ब्राउज़र को आधिकारिक तौर पर नवंबर 1993 में रिलीज कर दिया गया था, जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। मोज़ेक नेटस्केप में बदल गया, जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउज़र को जारी किया। 12 महीने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशहूर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उपयोग को 20% से बढ़ाकर 80% कर दिया। नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना IPO लाने में सक्षम हो गया, भले ही वह अभी तक लाभदायक स्थिति में नहीं था। 5 महीने में ही नेटस्केप के शेयर का स्टॉक भाव $28 से $174 प्रति शेयर तक बढ़ गया। अन्य तकनीकी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही थी। याहू अप्रैल 1996 में $848 मिलियन की वैल्यूएशन के साथ सार्वजनिक हो गया। अमेजन की कीमत मई 97 में $438 मिलियन थी।
98 के वसंत तक प्रत्येक कंपनी के शेयरों की कीमत चौगुनी से भी अधिक थी। अनेक मार्केट क्रिएटर्स ने गैर इंटरनेट कंपनी के मुकाबले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और उसके गुणों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाया। अब यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया है। निष्कर्ष समझ में आया, लेकिन गलत समय पर। दिसंबर 96 में बुलबुले फटने से 3 साल पहले फेड चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने चेतावनी दी थी कि अनावश्यक रूप से बढ़ी हुई एसेट वैल्यू तर्कहीन अधिकता हो सकती है। टेक्नोलॉजी के निवेशक उत्साह में थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तर्कहीन थे। यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। पूर्व एशियाई वित्तीय संकट जुलाई 1997 में आया। कोक्रोनी पूंजीवाद और भारी विदेशी कर्ज ने थाई, इंडोनेशियाई और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को उनके घुटनों के बल बैठा दिया था। अगस्त 2008 में रूबल संकट उभर कर सामने आया। जब रूस ने पुराने राजकोषीय घाटे से छेड़छाड़ की, उसने अपनी मुद्रा को घटा दिया और अपने कर्ज समय पर न चुकाने के कारण डिफॉल्टर हो गया। अमेरिकी निवेशक पूरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था को लेकर डरे हुए थे। डाउ जोन्स उद्योग की सूचकांक औसत दिनों के मुकाबले 10% से भी अधिक गिर गया। लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक था। रूबल संकट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, एक अत्यधिक लिवरेज यूजर हेज फंड अस्तित्व में आया। 1998 के उत्तरार्ध में एलटीएमसी $4.6 बिलियन बचाने में कामयाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बड़े बेल आउट प्राप्त कर और ब्याज दरों में कमी कर सिस्टमिक आपदा को रोकने के प्रयास किए। यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया था। जनवरी 1999 में बड़े संदेश और उदासीनता के समय में यूरो को लॉन्च किया गया। यूरो की कीमत अपने जन्म यानी व्यापार के पहले दिन $1.19 हो गई थी, लेकिन 2 साल के भीतर यह $0.83 का रह गया। साल 2000 के मध्य में G7 केंद्रीय बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डॉलर के हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा। तो सितंबर 1998 में शुरू होने वाले अल्पकालिक .com बूम की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था। पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी। काम करने के लिए कुछ जरूरी था, और वह भी बड़े इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था आगे के लिए एकमात्र रास्ता था। पेपाल बूम। जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों को से डर गया था। इसलिए नहीं कि मैं अपनी कंपनी में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हर कोई हर किसी पर भी विश्वास करने को तैयार था। जहां भी मैंने देखा, लोग कंपनी शुरू कर रहे थे और कंपनियों को बंद कर रहे थे। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से आईपीओ की योजना बनाई थी। उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। इस तरह के वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अभिनय करना सनकी लग रहा था। कम से कम पेपाल के पास एक उपयुक्त बड़ा मिशन था। हम अमेरिकी डॉलर की जगह एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीडीए से दूसरे में पैसे भेजना था। इस विचार को 1999 के 10 सबसे खराब व्यावसायिक विचारों में से एक चुना। हालांकि पत्रकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उपयोग नहीं था। पाम पीडीए अब भी लोकप्रिय ही थे। इसकी जगह ईमेल पहले से ज्यादा प्रचलन में था, इसलिए हमने ईमेल के द्वारा पैसे भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया। 1999 के अंत तक हमारे ईमेल से भुगतान के उत्पाद ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे। विकास धीमा था और खर्च बढ़ गए। पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख उपयोगकर्ताओं के वॉल्यूम को अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता थी। अगर विज्ञापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज्यादा थी। बड़े बैंकों के साथ करार प्रभावी नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने लोगों को साइन अप करने के बदले में कुछ भुगतान देने का फैसला किया।
हमने नए ग्राहकों को शामिल होने के लिए $10 दिए और जब भी उन्होंने किसी मित्र को साइन अप करवाया तो हमने उन्हें रेफरल के तौर पर $10 और दिए। इससे हमें सैकड़ों हजार नए ग्राहक मिले जिनकी वृद्धि दर गुणात्मक थी। बेशक इस तरह से ग्राहक बनाने की रणनीति अपने आप में खर्चीली व असुरक्षित थी। जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनाने के रूप में भुगतान करते हैं तब गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ आप अपनी संरचना लागत भी बढ़ा लेते हैं। उस समय यह असामान्य लागत सामान्य थी, लेकिन हमने सोचा कि हमारी बड़ी लागतें कम थी। एक बड़े कस्टमर आधार के बाद पेपाल ने ग्राहकों के लेनदेन पर एक छोटा सा शुल्क लगाकर अपने लाभ के लिए एक आसान व बेहतरीन रास्ता निकाल लिया था। हम जानते थे कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। हम ये भी जानते थे कि बूम खत्म हो रहा था, चूंकि हम आने वाले बुरे समय में व्यवसाय को जारी रखने के लिए अपने मिशन में निवेशकों के विश्वास की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। इसलिए हम धन जुटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाव दिया कि पेपाल की कीमत $500 मिलियन के पार थी। हमने अगले महीने $100 मिलियन जुटाए। हमारे मुख्य निवेशकों ने जर्नल के मूल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्वीकार कर लिया। एक दक्षिणी कोरियाई फर्म ने बिना पहले कोई सौदाबाजी किए या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना मुझे $5 मिलियन वायर किए थे। जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां बेचना है। मार्च 2000 में जब हमने अपने आप को मार्केट में स्थापित कर बेचना शुरू किया तब इसमें पेपाल को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने सौदे की डील फाइनल करना शुरू किया तब बूम का बुलबुला फट गया। सीखी NASDAQ मार्च 2000 के मध्य में अपने चरम सूचकांक 5048 पर पहुंच गया और फिर अप्रैल के मध्य में यही सूचकांक 3321 तक गिर गया। जब अक्टूबर 2002 में यह सूचकांक 1114 पर पहुंच गया तब देश ने 90 के दशक के तकनीकी आशावाद के खिलाफ किए गए बाजार के पतन की व्याख्या को सही माना गया। कार्नुकोपियन उम्मीद के अनुसार ही इस युग को मूर्ख लालच के युग का पुनः लेबल लगा दिया गया था और इसे स्थायी माना गया था। हर किसी ने भविष्य को मौलिक रूप से अनिश्चितता के रूप में मानना सीखा और अपनी योजनाएं तिमाहियों के बजाय वर्षों में मापा जाने लगा। वैश्वीकरण ने भविष्य की आशा के रूप में प्रौद्योगिकी को बदल दिया। 1990 के फ्रॉम ब्रिक टू क्लिक विचार ने उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया। निवेशक ईंटों यानी आवास और BRIC यानी वैश्वीकरण पर वापस लौट गए। नतीजा इस बार रियल एस्टेट के रूप में एक और बूम का बुलबुला। सिलिकॉन वैली के साथ फंसे उद्यमियों ने .com दुर्घटना से 4 बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन देते हैं। वृद्धिशील प्रगति करें। बड़े लक्ष्यों ने बूम के बुलबुले फुलाए, इसलिए उन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी जो कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदेह में होगा और जो भी कोई दुनिया को बदलना चाहता है वह अधिक विनम्र होना चाहिए। छोटे वृद्धिशील कदम एकमात्र सुरक्षित मार्ग हैं। नरम व लचीले रहो। सभी कंपनियों को हर समय लचीला होना चाहिए। आपको पता नहीं होना होता कि आपका व्यवसाय क्या करेगा और योजना बनाना थकाऊ व कठिन है। इसके बजाय आपको चीजों की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और उद्यमशीलता को जीरो से शुरू करना चाहिए। प्रतियोगिता में सुधार करें। समय से पहले एक नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो। आपके पास एक वास्तविक व्यवसाय है। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि पहले से ही मौजूद ग्राहक से शुरुआत करना है। इसलिए आपको सफल प्रतिस्पर्धियों द्वारा पहले से पहचाने जाने योग्य उत्पादों में सुधार करके अपनी कंपनी का निर्माण करना चाहिए।
उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करें, बिक्री पर नहीं। यदि आपके उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन या सेल्स फोर्स की आवश्यकता है, तो यह पर्याप्त नहीं है। नई तकनीक मुख्य रूप से उत्पाद के विकास से संबंधित होती है, वितरण के बारे में नहीं। गिरावट के दौर में विज्ञापन अपर्याप्त होते हैं, इसलिए केवल टिकाऊ तकनीकी की ही असल विकास है। ये सबक स्टार्टअप दुनिया में सिद्धांत बन गए हैं। जो लोग उन्हें अनदेखा करेंगे, उन्हें साल 2000 में आने वाली प्रौद्योगिकी दुर्घटना को आमंत्रित करने वाले माना जाएगा। और फिर भी इसके विपरीत सिद्धांत शायद अधिक सही है। तुच्छता से साहस का जोखिम उठाना बेहतर है। योजना न होने की तुलना में खराब योजना बेहतर है। प्रतिस्पर्धी बाजार लाभ कम करते हैं, बिक्री उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि उत्पाद। यह सच है कि प्रौद्योगिकी में एक बबल था। 90 का उत्तरार्ध अभिमान करने का समय था। लोग 0 से 1 तक जाने में विश्वास करते थे, लेकिन वास्तव में बहुत कम स्टार्टअप वहां पहुंच रहे थे और कई लोग इसके बारे में केवल बात ही करते रहे पर कभी गए नहीं। लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ करने के तरीके खोजे जाएं। मार्च 2000 का बाजार अपने उच्च शिखर पर था, कम स्पष्ट लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह सफलता की चोटी भी थी। लोगों ने इसमें भविष्य देखा कि हमें नई तकनीक कितनी दूर व सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने में मदद करेगी और फिर इसे स्वयं बनाने में सक्षम होने का फैसला किया। हमें अभी भी नई तकनीक की आवश्यकता है और हमें इसे पाने के लिए कुछ 1999 की अभिमानी शैली और उत्साह की भी आवश्यकता होगी। अगली पीढ़ी की कंपनियों का निर्माण करने के लिए हमें दुर्घटना के बाद बनाए गए वॉचडॉग जैसे स्वभाव को त्यागना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि विपरीत विचार स्वचालित रूप से सत्य है। इसके बजाय खुद से पूछे, व्यवसाय के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वह पिछली गलतियों के गलत प्रतिक्रियाओं के रूप में आकर लेते हैं। अभी तक का सार यह है कि हमेशा भीड़ का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद के लिए भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट अध्याय आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब तब तक के लिए हम अलविदा कहते हैं।